तो प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसफार्मर के नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए और फ्यूचर के लेक्चर्स में हमारे काम आएंगी वो हम जरूर आज पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज एसी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू चेंज हाई वोल्टेज लो करंट एसी इनटू लो वोल्टेज हाई करंट एसी एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ओके। इन एक सेकंड। Okay, transformers convert electrical power from one circuit to another, and transformer does not change the frequency of a circuit. It accomplishes this change of electric power from one circuit to another circuit by using a phenomena known as electromagnetic induction, and it can only use it when the two circuits are not electrically connected to each other, but they are under a mutual influence of one another, so that the magnetic induction can from one circuit can influence the other circuit, okay. फाइन। आप में से जहाँ भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे देख लिखवा सकते हैं। सब जाग रहे हैं? आवाज आ रही है सबको मेरी? जी, रोल नंबर 11 ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ था, उन्होंने नीचे कर दिया। रोल नंबर 11 कौन है वैसे? अब रोल नंबर 24 ने हाथ खड़ा कर दिया है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? क्या आ रहा है मैडम आपकी स्क्रीन पे? सर कैन डिस्प्ले कंटेंट लिखा आ रहा है। मैं दोबारा से फिर वापस करता हूँ, एक सेकंड में मुझे बता। जी, अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, अब हो रही है। चलो ओके, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। A transformer is a AC device which changes high voltage low current AC into low voltage high current AC and vice versa without changing the frequency. It can only do so by using a phenomenon known as electromagnetic induction, and what it does is it transfers electrical power from one circuit to another circuit, and while doing it does not change the frequency of the AC power, the AC voltage that is fed to it, okay. The principle of operation is based on a mutual induction, wherever over here you can see that there are two coils, and the first one on left side is known as primary coil, and it has 1000 turns into it, and the voltage applied to it is 2000 volts RMS. And then there is a secondary coil as well, which has almost 10 times less coils. It has 100 turns, and when we applied a voltmeter to it, we can see that the reading of voltmeter is 200 volt, which is 10 times less than the voltage applied to the primary coil, okay. और हम ट्रांसफार्मर को इसलिए यूज भी इसलिए करते हैं कि हमने वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग दिस नंबर ऑफ कॉइल्स, ओके। आपके घरों में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, आपके बाहर ये जो आपके छोटे से मोबाइल चार्जर है, इसके अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके घर के बाहर जो ट्रांसमिशन लाइन है, इनमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली हम करते क्या है कि दो सर्किट्स एक दूसरे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, उनमें वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। पावर दोनों साइड्स में, प्राइमरी साइड में भी और सेकेंडरी साइड में सेम रहेगी। इसका मतलब कि अगर आपने अपने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप करंट ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पावर ने सेम रहना है। और अगर आपने वोल्टेज ज़्यादा की है अपने सेकेंडरी साइड पे तो आप अपना करंट कम कर रहे होंगे अगली साइड पे, ओके। अभी हम कुछ देर में इसको मजीद डिटेल में देखेंगे, ओके। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म जो ट्रांसफार्मर जब जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये आपके सामने शो हो रहा है। लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसमें एक आयरन कोर होती है, ठीक है।
बेसिकली ये शील्डेड होती है, इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। सॉफ्ट आयरन होता है, हम इंश्योर करते हैं इसके ऊपर इंसुलेशन लगा के कि इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ना करे, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे जो मैंने उसको नाम दिया हुआ वो प्राइमरी साइड है, और राइट साइड को मैंने नाम दिया हुआ है सेकेंडरी साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे प्राइमरी साइड है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी या नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी उन्हें हम N1 कह देते हैं, और जो सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उन्हें N2 कह देते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे अपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो इनपुट वोल्टेज चूँकि अल्टरनेटिव करंट है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करता है इस पूरे में, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट आपकी सेकेंडरी कॉइल फील करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उससे फील हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी साइड पे एक वोल्टेज भी शो होना शुरू होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो सॉफ्ट आयरन कोर ली है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह की हैं, आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक उसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल सॉफ्ट आयरन और फेरेट मटीरियल जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते हैं, ओके। Working of a transformer when current in a primary coil changes being alternating in nature, a changing magnetic field is produced. This changing magnetic field gets associated with the secondary through a soft iron core, hence a magnetic flux linked with the secondary coil changes, which induces EMF in the secondary, and this induced EMF in the secondary coil produces a voltage that we can use for any purpose, okay. Second. Fine, okay. यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको वही जो भी मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट साइड पे यूजली हम अपनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसे हम V1 कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस V1 कोई एक करंट I1 फ्लो हो रहा होता है आपकी प्राइमरी साइड पे, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रेशो क्या है N2 और N1 की, मैग्नेटिक इंडक्शन प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे होती है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोई E2 वोल्टेज आपकी सेकेंडरी साइड पे प्रोड्यूस होता है, जिसकी बेसिस पे एक करंट I2 वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो हम अपने लोड में से गुजारते हैं, ठीक है। यूजुअली ट्रांसफार्मर इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कि आपने वोल्टेज स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। समटाइम्स हम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं भी कर रहे होते, ठीक है। उस केस में हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं सोलली फॉर आइसोलेशन पर्पज, कि हमारा एक सर्किट दूसरे सर्किट के साथ जो उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। आइसोलेशन हो जाए, अगर कोई चीज़ इधर से उधर मूव होनी है या कोई इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इधर से उधर जानी है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू ना जाए, ठीक है। के बाद when two coils are linked magnetically, then the changing current in one coil produces a changing magnetic field which will reduce the voltage in another, and this is mutual inductance, okay. और coming back to this circuit, assume के आपकी जो लेफ्ट साइड है वो प्राइमरी साइड है, यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। और जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो I1 है, ठीक है। अब E1 और जो दोनों साइड्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इनके बीच में एक म्यूचुअल इंडक्शन है जिसे हम नाम कर दे देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल M से, म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसके यूनिट हेनरी होंगे। तो सिर्फ ये बता रहा होगा कि आपके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इंडक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जो आपकी राइट साइड है जहाँ पे आप V2 है, जैसे इस सर्किट में वो E2 है, आगे EMF के ऑन द बेसिस दैट E2 आपका V2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि V2 सोर्स जो है V2 का वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है लेफ्ट साइड से, तो I1 इसमें ज़रूर आएगा इस सर्किट में, और जो फार्मूला है वो यही है कि आपका V2 होगा इज इक्वल टू M और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके प्राइमरी साइड में जो करंट है वो कितना है, ठीक है, और आपकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है दोनों सर्किट्स में M वो कितनी है, ठीक है। अगर आपको M मालूम है और I1 की वैल्यू पता है तो I1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको M से मल्टीप्लाई करें तो एक्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो वोल्टेज आपके क्रॉस शो हो रहा है, ओके। उसके बाद द कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय रैपिंग द टू कॉइल्स अराउंड द कोर, ठीक है। The fraction of magnetic field that is coupled is refers to as a coupling coefficient, ठीक है। For ideal circuits we assume कि coupling coefficient जो है वो near to 1 है, ठीक है। In actual circuits और real circuits और उनमें coupling coefficient कम भी हो सकता है, ठीक है। और कपलिंग कोएफिशिएंट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने दोनों कॉइल्स के बीच में मटेरियल कौन सा लिया है, ठीक है। आप दोनों कॉइल्स के बीच में एयर भी ले सकते हैं, इन दैट केस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो रिलेटिवली कम होगी, लेकिन आप इनके बीच में फेरोमैग्नेटिक कोर भी ले सकते हैं, इन दैट केस जो मैग्नेटिक इंडक्शन है दोनों कॉइल्स के बीच में वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जो दो टाइप्स के आपके पास ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
राइट साइड पे वो है जो कन्वेंशन अवेलेबल होते हैं, एक स्क्वायर टाइप पे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी को एक लैमिनेटेड स्टील फ्रेम के अंदर ही रैप किया होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपने एक सर्कुलर जो फेराइट टोरॉइड है उसके क्रॉस अपने सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स को रैप किया होता है। जो आपके पास लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन है ये समवट कम स्पेस लेता है, तो राइट साइड वाला सोल्यूशन है वो आपके पास समवट ज्यादा स्पेस लेगा। ओके, उसके बाद most transformers are approximate to ideal component, that is that have coupling coefficient near to 1 for certain device when unloaded their behavior is determined by the turns ratio। अच्छा, एक और चीज आपके पास V2 कितना ज्यादा होगा ये इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कॉइल्स की रेशो क्या है एक दूसरे के साथ, ठीक है। N2 stands for number of coils जो सेकेंडरी साइड पे हैं और N1 stands for number of coils जो लेफ्ट साइड पे या प्राइमरी साइड पे हैं, ठीक है। अगर आपके पास N2 N1 से बड़ा है तो इसके मतलब है कि आपकी V2 जो है वो V1 से बड़ी होगी और ये इस केस में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। अगर आपकी N2 N1 से कम है तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज आपकी सेकेंडरी साइड पे आ रहा है वो प्राइमरी साइड से कम है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो जो रेशो है V2 ओवर V1 की ये बराबर होती है N2 ओवर N1 के। ओके, finally when used a resistive load current flows in the secondary as well, ठीक है। in that case दोनों साइड पे तो के पावर सेम रहनी है, तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2, मतलब प्राइमरी साइड पे जो पावर है और सेकेंडरी साइड पे जो पावर है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो करंट इट्स अच्छा एक और चीज आपके पास इस इंडक्शन की वजह से जो I2 करंट होता है, द करंट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच अपोजेस द प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी, thus current in a secondary reduces the output voltage। For an ideal transformer V1 I1 is equal to V2 I2। ओके, उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। ये प्रॉब्ली आप जब मैं आपसे ये पावर पॉइंट शेयर कर दूंगा एंड में आप इसमें देख सकते हैं। बेसिकली अगर एयर हो तो हम उसमें एक डबल लाइन नहीं लगाते, एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है। अगर दोनों इंडक्टर्स के बीच में डबल लाइन लगी है तो इसका मतलब मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। अगर आपने बीच में एक वेरिएबल का साइन डाल दिया तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल इंडक्टर है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, उसके बाद जो एक्चुअल लेक्चर है आज का वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, यस सर। एक चीज आप जब भी किसी भी बुक में किसी भी लेक्चर में देखेंगे तो एक ना डॉट कन्वेंशन होती है। ये डॉट कन्वेंशन बेसिकली ये बता रही होती है कि आपकी वाइंडिंग्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो करंट प्रोड्यूस कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप बिल्कुल ये जो स्क्रीन आपके सामने है इसमें टॉप लेफ्ट वाला अगर देखें सर्किट, ठीक है, आपका I1 फ्लो कर रहा है एक इंडक्टर में से, मैंने उसके ऊपर डॉट लगा दिया एक ब्लैक कलर का ऊपर, ठीक है। आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू जो इंडक्टेंस है बीच में वो M है, ठीक है। और जो आपका V2 है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि V2 की वैल्यू होगी M इंटू डेरिवेटिव ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लेफ्ट साइड पे भी जो अच्छा एक और चीज ये बेसिकली अपनी नोटबुक पे आप नोट भी कर लें, नीचे वाले दो सर्किट में मिस हो गया कि मेरी जो कन्वेंशन है साइंस की वो हमेशा ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, सारे सर्किट के लिए जितने भी इस स्लाइड में बने हुए, ठीक है। अच्छा, आपका ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ओके। और जो इस मैं सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट वाले सर्किट की बात करूं जो कि ए सर्किट है इस वक्त, ठीक है। और जो मेरे डॉट्स हैं वो भी दोनों सर्किट में ऊपर की तरफ ही लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो करंट है दोनों सर्किट्स में वो बेसिकली डॉट वाली पोजीशन से इंडक्टर में एंटर हो रहा है और अनडॉटेड साइड से इंडक्टर में से निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि लेफ्ट जो प्राइमरी साइड है उसमें भी करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है और जो सेकेंडरी साइड है उसमें भी करंट इंडक्टर के केस में ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये कन्वेंशन हो तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो आ रही है वो पॉजिटिव है, ओके। हाउएवर अगर आपको कभी ऐसा दिखे जैसे हम बी सर्किट की तरफ आते हैं, ठीक है, इस केस में जो मेरा डॉट है वो ऊपर के बजाय नीचे लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जो मेरी वाइंडिंग राइट साइड पे है वो समवट ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट प्रोड्यूस कर रही है उन वाइंडिंग से निस्बत जो कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा V2 होगा उसका मैं साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब देखेंगे मैंने V2 जो है वो अब V2 इज इक्वल टू -M इंटू di/dt, बाकी हर चीज सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे C वाला सर्किट है उसमें मैंने ये काम किया कि मैंने राइट साइड वाला जो डॉट है वो ऊपर ही रहने दिया लेकिन लेफ्ट साइड वाला डॉट मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। येट अगेन ये शो करता है कि दोनों साइड की जो कॉइल्स हैं उनका जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन का नहीं है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो सी सर्किट में भी मैंने V2 इज इक्वल टू -M di/dt। और फाइनली जो मेरा डी सर्किट है इसमें आप देखिएगा येट अगेन जो मेरी दोनों डॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं, मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन I1 है वो जो I2 की डायरेक्शन है वो भी सेम है। इसका मतलब जो मेरा V2 है उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो I1 की वजह से वोल्टेज पैदा हो रहा है और V2 इन दिस केस होगा M इंटू di/dt। तो ये चीज सब लोग अपने ध्यान में रखेंगे हमेशा।
सर ये एक्सप्लेन जरा कर देंगे तो दोबारा से एक दफा। मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए मेरे पास 4 सिनेरियोज हैं, ठीक है, ए बी सी डी। मैं ए को ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसके बीच में कोई भी कोर है। इस केस में चूंकि डबल लाइन नहीं लगी हुई तो इसका है कि उसके बीच में एयर हम एज अ कोर ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास लेफ्ट साइड में एक करंट की डायरेक्शन है I1, ठीक है, और वो I1 ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने एक डॉट लगाया है लेफ्ट साइड पे भी, प्राइमरी साइड पे भी ऊपर की तरफ, और सेकेंडरी साइड पे भी ऊपर की तरफ, ठीक है। इस दो डॉट्स अगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगे हुए, ठीक है, इनका ये मतलब होता है कि जो करंट है बेसिकली वो इंडक्टर की उस साइड से एंटर हो रहा है जहां डॉट लगा हुआ है, और उस साइड से निकल रहा है जहां डॉट नहीं लगा हुआ, ठीक है। सिमिलरली ये काम लेफ्ट साइड पे भी यही हो रहा है और राइट साइड पे भी यही काम हो रहा है। राइट साइड पे जो करंट होगा उसे मैं I2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो I2 भी जो है वो L2 की उस साइड से एंटर हो रहा है जहां डॉट लगा हुआ है, और उस साइड से निकल रहा है जहां डॉट नहीं लगा हुआ, ठीक है। और अगर I2 की यही डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा V2 का, नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा, ठीक है। और ये चीज मैंने आगे लिख भी दी है कि V2 इज इक्वल टू M dI1/dt। ओके, अच्छा, इसका मतलब है कि जब भी दो डॉट्स हैं वो सेम कन्वेंशन में लगे हुए हैं, मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन में ही लगे हुए हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे भी ऊपर है, राइट साइड पे भी ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आपका I1 और I2 दोनों ऊपर से नीचे ही फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। और आपका V2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू I1, ठीक है। अच्छा, अब आप सर्किट बी की तरफ आए, ठीक है। सर्किट बी में जो एक डॉट है वो लेफ्ट साइड पे तो मैंने ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन राइट साइड पे जो डॉट है वो मैंने नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो I1 है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन जो मेरा I2 है वो मेरा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट को हमेशा डॉटेड साइड से एंटर होना है और अनडॉटेड साइड से बाहर निकलना है। और अगर ये सिनेरियो है तो इसका जो मेरा V2 है अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ शो भी किया कि V2 इस केस में होगा -M × dI1/dt। मतलब V2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा मैग्नेटिक इंडक्टेंस और जो I1 है उसी पर डिपेंड करेगी। लेकिन ये जो आपकी डॉट कन्वेंशन होती है समझ आपको ये बता रही होती है कि V1 और V2 में पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ है, ठीक है। उसके बाद जो सी से सर्किट है उसमें भी यही किया हुआ है कि जो दोनों डॉट्स हैं वो एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। येट अगेन V2 की जो है वो साइन है वो नेगेटिव है। फाइनली जो डी सर्किट है मेरे पास सबसे नीचे, मतलब बॉटम राइट वाला, इसमें जो दोनों डॉट्स हैं वो दोनों नीचे की तरफ ही लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो करंट L1 में जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है L2 में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और L2 में जो करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली उसकी वजह से V2 पैदा हो रहा है। तो V2 की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है जो D1 की डायरेक्शन जिसकी वजह से V1 पैदा हो रहा है। इसका मतलब V1 और V2 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए येट अगेन मैं लिख रहा हूँ V2 इज इक्वल टू M × dI1/dt। क्लियर हो गया सबको अब ये? यस सर। ओके, चलें अब इसको लेके एक छोटी सी एग्जांपल है। जी जी सर ये जरा पिछली स्लाइड पे जाइएगा। सर यहाँ पे आपने बताया कि नहीं सर अगली वाली पे, मतलब उसी पे ही। सर यहाँ पे आपने बताया कि डॉट जो है ये हमें बताएगा करंट इधर से एंटर हो रहा है। तो सर सब में आपने I1 ऊपर लिखा है और साथ उसके सर एरो भी आपने लगाया हुआ है, तो सर सब में एरो सेम साइड पर ही जा रहा है। तो सर जब डॉट नीचे है तो नीचे एरो नहीं आएगा, मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। एग्री। सी सर्किट को ले लें, सी सर्किट में मेरे I1 की जो भी वैल्यू होगी उसका नेगेटिव साइन लगा होगा। फाइन, जी सर सही। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये जो डॉट कन्वेंशन है ये आपको सिर्फ I1 की डायरेक्शन बता रही होती है। तो ठीक है, ऊपर मैंने हम समटाइम अपने KVL KCL में भी I1 की या I2 की एक सर्किट डायरेक्शन एज्यूम करते थे, लेकिन जब हम फाइनली कैलकुलेट करते थे तो हम रियलाइज करते थे कि उसका साइन नेगेटिव है। तो वो साइन नेगेटिव हमें ये बता रहा था कि जो हमने इनिशियल एजम्पशन ली है I1 की डायरेक्शन वो नहीं, I1 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो कि यूजुअली जो ट्रांसफार्मर्स के जो सर्किट होते हैं उनमें आप देखेंगे कि I1 जो उन्होंने एज्यूम किया होता है वो हमेशा यही होता है कि वो लेफ्ट साइड पे ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, और I2 को भी उन्होंने ये एज्यूम किया होता है कि I2 भी राइट साइड पे ऊपर से नीचे ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डॉट कन्वेंशन से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये जो भी हमने ऊपर कन्वेंशन ली है एक्चुअल हमारा जो करंट होगा वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जी सर थैंक यू। ओके, सर जी सर ये फर्दर परस्यू करने से पहले मैं पिछले जो आपने पढ़ाया कुछ पूछना चाह रहा था कि आपने पहले पढ़ाया था कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं में दो शेप्स आपने बताई, एक कन्वेंशनल जो स्क्वायर में थी और एक जो थी राउंड शेप में थी। तो सर आइदर ये जो इंडक्टेंस है ये शेप डिपेंडेंट है कि उन्होंने बाद में चेंज की है, तो उसका या ये बता दें कि उसका क्या रोल है जिसकी वजह से वो चेंज हुई है, डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब भी आप कभी और आप कोई ना कोई ट्रांसफार्मर खरीदने कभी ना कभी मतलब किसी भी शॉप पे जरूर जाएंगे, जैसे जो करें अगर आप हाल रोड जाते हैं ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर होता है जो आपको समवट एक स्क्वायर शेप में मिलता है, ठीक है, भारी सी चीज होती है, ठीक है। और हमने सॉफ्ट आयरन कोर को लेमिनेट करके एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रखा होता है, उसके अंदर कॉइल्स लगाई होती है, ठीक है। बेसिकली इस ट्रांसफार्मर के साथ इशू ये है कि ये समवट थोड़ा भारी भी होता है और समवट स्पेस भी ज्यादा लेता है, ठीक है। वहीं पे एक दूसरी तरह का आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसे हम वो सिलेंड्रिकल या सर्कुलर ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है।
बेसिकली इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो तो आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू शायद आपकी बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को अपने पास लिख लेता हूँ। आपका क्वेश्चन प्राइमरीली ये है कि इंडक्टेंस की वैल्यू जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जा रही है, क्या वो कोर की पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है, ऐसा ही है? यस सर, शेप डिपेंडेंट है या नहीं? मुझे लिख लेने दें, ठीक है। शेप डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। वैसे मैं आई विल गेट बैक टू दिस, ठीक है। मुझे अभी एट द टॉप ऑफ माय हेड इसका आंसर नहीं मालूम, तो मैं बाय द टाइम ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है सर थैंक यू। ठीक है। हाँ, लेकिन जो सर्कुलर आपके पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो समवट लाइट वेट भी होते हैं और वो समवट थोड़ी सी लेस स्पेस भी लेते हैं, ठीक है। जैसे आई अज्यूम के जिस तरह के पहले आपके अडेप्टर होते थे, मोबाइल अडेप्टर, वो समवट भारी होते थे, ठीक है। लेकिन अब रिसेंटली जो मोबाइल अडेप्टर आने शुरू हो गए हैं वो समवट थोड़े हल्के हैं, ठीक है। तो आप अगर कभी उन्हें खोल के देखें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब वो एक स्क्वायर शेप का नहीं लगा हुआ, वो सिलेंड्रिकल शेप का ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा वेट भी कम हो गया है और हमारी स्पेस भी कम हो गई है। हाँ, यही क्वेश्चन के जो शेप है उसकी वजह से इंडक्टेंस में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका जवाब दे दूंगा, ओके। अच्छा, अब इसी चीज को लेके जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉट कन्वेंशन पढ़ी है, इसको लेके मेरे पास कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर सॉल्व करें इसको, प्लीज, ठीक है। ओके, अच्छा, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और ए साइड और बी साइड में जो डॉट कन्वेंशन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। उसने मुझे एम की वैल्यू भी दे दी है, एम की वैल्यू है 2 हेनरी, ठीक है। और उसने मुझे कहा है, पहला केस ये है कि आप प्लीज V1 फाइंड करें, जबकि I2 है आपके पास 5 sin 45t एम्पेयर और I1 0 है, ओके। चलें, इसका मतलब है कि V1 की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली उसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों जो डॉट्स हैं, जो डॉट कन्वेंशन है वो ऑपोजिट लगी हुई है, ठीक है। तो V1 वुड बी इक्वल टू -m di2/dt। अच्छा, अब I2 की वैल्यू क्या है, 5 sin 45t, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन का डेरिवेटिव पता है, मुझे पता है कॉस होता है, ठीक है। एक 5 ऑलरेडी लगा हुआ उसके पीछे, एक उसने जो 2 हेनरी की मेरी इंडक्टेंस है m, उससे भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। एक माइनस का साइन भी पीछे, और फाइनली जो मेरे पास साइन का आर्गूमेंट है 45t, उसका जो 45 है उसमें बाहर आके मल्टीप्लाई होना है। मैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो ये बन जाता है -450 cos 45t वोल्ट। ये मेरा V1 है, ठीक है, जो कॉज किया है उस करंट ने जो कि I2 यहाँ से सेकेंडरी साइड पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर वो एक दूसरा पार्ट इसका दे रहता है, वो कहता है प्लीज फाइंड V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू -8 e रेज़ टू पावर -t एम्पेयर एंड I2 इज इक्वल टू 0। येट अगेन इस केस में मुझे पता है कि जो मेरा V2 है वो I1 पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि I2 0 है, इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी है, ठीक है। और V2 फाइंड करने के लिए मुझे I1 को डिफरेंशिएट ही करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और e रेज़ टू पावर -t को मैं जब डिफरेंशिएट करता हूं तो एक -8 ऑलरेडी बाहर है, उसे बाहर जाने दें, एक ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस का साइन भी आएगा पीछे, और फिर e रेज़ टू पावर -t का जो आर्गूमेंट है -1 वो भी पीछे आएगा। मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आंसर बनता है -16 e रेज़ टू पावर -t वोल्ट, ओके। सर इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? किसका बेटा? V2 का V1 के मुताबिक। E2 का किस पार्ट में, ए पार्ट में, बी पार्ट में? दोनों में वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नीचे लगाया, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है V1 और V2 की वो नेगेटिव आई है, तो आने दें, क्या फर्क पड़ता है इससे। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ I1 और I2, ठीक है, आपके वोल्टेज की पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी क्या क्या है, ठीक है। और वो अभी हमने कुछ पहले हमने डिटरमिन कर लिया था कि अगर आपकी जो डॉट कन्वेंशन है उनमें डॉट ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, तो आपका जो वोल्टेज है वो बेसिकली करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा। और अगर आपके दोनों करंट पॉजिटिव हैं, जैसे तो आपका पहले वाला करंट बेसिकली पॉजिटिव है, ठीक है, आपका V2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। आपके दूसरे केस में करंट नेगेटिव है तो आपका V2 भी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, क्या करें फिर इसका, ओके। हेलो, ओके। चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है आइडियल ट्रांसफॉर्म। बेसिकली आज के लेक्चर में 3-4 चीज़ें ही हैं, हमने जो बेसिक मैग्नेटिक इंडक्शन थी और बेसिक ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन था वो कर लिया है। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और फिर उसके बाद रेफरेंस नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आइडियल ट्रांसफॉर्मर को हम जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके सामने शो कर दिया, ठीक है। हमारे पास एक प्राइमरी साइड है जहाँ पे वोल्टेज V1 है, ठीक है, और जो कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, ठीक है। जो करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है वो I1 है, ये डायरेक्शन वो है जो मैंने अज्यूम की है, ठीक है। और फिर मेरे पास एक सेकेंडरी साइड है
वहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो N2 हैं, ठीक है, और जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है इस मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो V2 है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम I1 और I2 की जो डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं वो यही करते हैं कि I1 और I2 ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं, और जो यूजली डॉट कन्वेंशन है वो यही है कि डॉट ऊपर लगा हुआ है, आपका करंट डॉटेड साइड से एंटर हो रहा है कॉइल में और अनडॉटेड साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड N2, ठीक है। अच्छा, अंडर डीसी कंडीशंस बोथ कॉइल्स बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अगर आपने ट्रांसफार्मर को किसी डीसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, तो आपकी जो दोनों कॉइल्स हैं वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपकी कॉइल जो है वो एक इंडक्टर है, ठीक है, और हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट बन जाता है, राइट? ऐसा ही होता है। बड़ा शुगर लगा आज। जी शुगर तो लगा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो डीसी जो इंडक्टर है वो डीसी सर्किट के लिए ओपन होता है या शॉर्ट होता है? सर शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो है वो ओपन होता है। कैपेसिटर ओपन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे जो बेसिकली कॉइल्स हैं वो एक इंडक्टर का काम ही कर रही होती हैं। तो जब हम डीसी करंट देंगे इसको तो ये शॉर्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसका लेके डीसी में इनका कोई खास यूजेज नहीं होगा। हाँ, जब आप एसी सर्किट लगाएंगे इसके साथ, मतलब एसी वोल्टेज लगाएंगे प्राइमरी या सेकेंडरी साइड पे, तो जो आपकी कॉइल है वो बेसिकली उनमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी साइड पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सर्किट में ही काम करता है, डीसी सर्किट में काम नहीं करता, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर विद टाइम वेरिंग कंडीशंस डिपेंड एंटायरली अपॉन इट्स टर्न रेशो, ठीक है। टर्न रेशो होती है N2 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है। और ये बेसिकली ये डिटरमिन कर रही होती है कि आपका जो ट्रांसफार्मर वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, और अगर स्टेप अप है तो कितना स्टेप अप है, और अगर स्टेप डाउन है तो कितना स्टेप डाउन है, ठीक है। तो N2 N1 की जो रेशो होगी उसे हम कहते हैं कॉइल रेशो या टर्न रेशो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिकली अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें जो सबसे लास्ट में मैंने लिखी हुई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं बता सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा V2 है बेसिकली वो N मल्टीप्लाइड बाई V1 है, ठीक है। और क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और जो मेरा I2 है वो माइनस I1 डिवाइडेड बाई N है। जो कैपिटल N है बेसिकली 10 रेशो है N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। क्योंकि मेरा करंट है इस केस में वो नेगेटिव साइन है, तो वही बता रहा हूँ, द नेगेटिव साइन इन द करंट इक्वेशन सिंपली मींस दैट I2 गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स रेफरेंस एरो व्हेन I1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फॉर द एसी कंडीशंस इफ कैपिटल N जो कि N2 डिवाइडेड बाय N1 है, यहाँ पे मैंने शो भी किया है, ठीक है। If N1 is greater than 1, then V2 will be equal to greater than V1, so it is a step up transformer. If capital N is less than 1, then V2 would be less than V1, this is a step down transformer. And if N is equal to 1, then V2 is equal to V1, this means that this is an isolation transformer. इस केस में कोई वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहा होता प्राइमरी सेकेंडरी साइड में, सिर्फ आपने प्राइमरी सेकेंडरी साइड को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रेफरेंस से इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट किया होता है, ठीक है। आप उनके बीच में मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है, ठीक है, लेकिन उस मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कोई वोल्टेज या करंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा होता, ठीक है। जो वोल्टेज करंट लेफ्ट साइड पे ही हो रही होगी वही वोल्टेज करंट राइट साइड पे अपीयर हो रही होगी इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। इसका मतलब जितनी पावर आपके पास सेकेंडरी साइड में है उतनी ही पावर जितनी पावर प्राइमरी साइड में है उतनी ही पावर सेकेंडरी साइड में डिलीवर हो रही है, ओके। Sometimes a transformer consists of 3 or more windings or one winding that has additional terminals known as taps, ठीक है। जैसे इस केस में देखें ये बिल्कुल पिछले ट्रांसफार्मर की तरह का ही है। मेरे पास लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स है N1, करंट I1 है, वोल्टेज V1 है, लेकिन जो राइट साइड है वहाँ पे मैंने सेंटर में एक टर्मिनल और निकाल दिया, ठीक है। उस टर्मिनल के निकालने से मेरे पास राइट साइड पे दो वोल्टेजेस बन गए, एक V2 और V3, ठीक है। और करंट भी दो है, एक I2 जो कि ऊपर वाली कॉइल में से फ्लो कर रहा है और एक I3 जो नीचे वाली कॉइल में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस केस को यहाँ इस ट्रांसफार्मर को हम यूजली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें सेंटर टैप इसलिए क्योंकि हमने सेंटर में एक टैप लगा दी होती है, ठीक है। और इसका हमें फायदा ये होता है कि अब राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज V2 अवेलेबल नहीं है, अब हमारे पास दो वोल्टेज अवेलेबल है, V2 और V3, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि हमने N2 और N3 की जो कि टर्न रेशो है या कॉइल रेशो है उनकी वैल्यू हमने क्या स्पेसिफाई किया है, तो अब हमें सिर्फ एक इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज की को लेते हुए हमें दो डिफरेंट आउटपुट एसी वोल्टेजेस मिल सकती हैं, V2 और V3, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपको सच एज अगर आपको डुअल वोल्टेज एसी सप्लाई चाहिए जिसमें आप एक ही वक्त में जो दो डिफरेंट एसी वोल्टेजेस आपको आउटपुट में चाहिए इनपुट लेंगे, तो आप इस केस में स्टैंडर्ड टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, ओके। हेलो, यस सर, यस सर।
हाँ, इन द केस ऑफ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो आपका V2 होगा वो बेसिकली N2 N1 की रेशो होगी, ठीक है, N2 ओवर N1 इंटू V1, और जो V3 होगा वो बेसिकली N3 डिवाइडेड बाय N1 इंटू V1 होगा, ठीक है। तो जो आपकी दोनों डुअल सप्लाईज आपको मिल रही हैं उनकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी कि N2 की N1 के साथ रेशो क्या है या N3 की N1 के साथ रेशो क्या है, ओके। उसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। सबसे पहले द आइडियल ट्रांसफार्मर नेवर डिसिपेट्स पावर। इसका मतलब है कि आपके पास जितनी पावर प्राइमरी साइड पे है V1 I1, आपके पास उतनी ही पावर सेकेंडरी साइड पे अवेलेबल होती है V2 I2, ठीक है। और यही मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा भी है। उसके बाद जो दूसरा आइडियल ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर नेवर स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। आपके पास इंडक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे होते, ये एक साइड से एनर्जी दूसरी साइड पर डिलीवर कर रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद एन आइडियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंट्रोल्ड सोर्स मोड्स यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, हमने टर्न रेशियो की बेसिस पे देखा था कि जो मेरा V2 है V2 इज इक्वल टू N इंटू V1। अच्छा, फॉर अ टाइमिंग मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ इस स्लाइड में जो मैंने बॉटम सेंटर में 4 इक्वेशन लिखी हैं उन पे, ठीक है। V2 जो है ये मेरा कैपिटल N इंटू V1 है, मेरा V1 जो है ये V2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N है, ठीक है। मेरा I1 इज इक्वल टू माइनस N इंटू I2 है, और मेरा I2 इज इक्वल टू माइनस I1 डिवाइडेड बाय N, ठीक है। तो अगर मैंने बेसिकली अपने ट्रांसफार्मर में से वो जो इंडक्टर वाला पार्ट है वो निकाल देना है, और मैंने सिर्फ ये बताना है कि जो मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज और करंट हैं उनका क्या रिलेशन है दूसरी साइड से, तो जो बेसिकली जो सर्किट्स बने हुए हैं एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो मैंने यही बनाया हुआ है कि मैंने कंट्रोल्ड सोर्स मॉडल लिया है किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर का। मैं पहले लेफ्ट साइड के सर्किट की बात करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मुझे पता है कि मेरे पास V1 है जो कि मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस I1 करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और ये जो I1 करंट फ्लो कर रही है, ये जो V1 है, अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये V1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N वो वोल्टेज जो है जो सेकेंडरी साइड पे पैदा होती है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे सर्किट है उसकी राइट साइड में जो मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, उसकी वैल्यू मैंने N इंटू V1 रख दी है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं किसी को अभी तक? सर ये रिपीट करेंगे? जी, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे टाइमिंग का सिर्फ मेरे पास इतना फोकस करें कि इस सर्किट में जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास बना हुआ सर्किट, बेसिकली मैंने उसी ट्रांसफार्मर को ही एक उसका कंट्रोल सोर्स मॉडल यहाँ प्लॉट किया, ठीक है। और फॉर टाइमिंग बाकी हर चीज को भूल जाएं, सिर्फ ये ध्यान में रखें कि आपने लेफ्ट साइड पे एक V1 वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। और इस V1 वोल्टेज की बेसिस पे जो आपका राइट साइड वाला आपने एक मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स लगाया है, उसकी वैल्यू है कैपिटल N इंटू V1। फाइन, ऐसा ही होता है, हमें पता है ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है वो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय V1 ही होता है, राइट? यस सर। ओके, चलें, ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो राइट साइड वाला मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ कैपिटल N V1, उसकी वैल्यू कहाँ से आई। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ जाएं। अब इसकी लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया, मैंने एक करंट सोर्स लगाया हुआ है। फाइन, इस करंट सोर्स में मैंने एक करंट की डायरेक्शन भी रखी हुई है नीचे से ऊपर, और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय I2 है, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है बेसिकली ये वो वैल्यू है जो बेसिकली I1 जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है ट्रांसफार्मर के केस में, जो सेंटर में 4 इक्वेशन है मैंने वही लिखी हुई है, ठीक है। कि I1 की वैल्यू होती है N मल्टीप्लाइड बाय I2, ठीक है। लेकिन साथ जो नेगेटिव का साइन है उसका काम मैंने ये किया है कि रादर देन कि मैं करंट को ऊपर से नीचे फ्लो कराऊं, मैंने जो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर बना दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये कंट्रोल सोर्स मॉडल्स हैं, ठीक है, इनमें जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे आप एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जिसको आपकी प्राइमरी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा होता है V1, और जो आपकी प्राइमरी साइड है यहाँ पे आप एक करंट सोर्स लगाते हैं जिसको आपका सेकेंडरी करंट I2 कंट्रोल कर रहा होता है, ओके। और जो इनकी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल मैंने सेंटर वाली जो 4 इक्वेशन है उन्हीं में से ली है। कोई इशू तो नहीं इस किसी को लेके इसको? सर जी सर ये जो हमने सर ये I1 की वैल्यू सर इधर हमने लेफ्ट साइड वाली जो 2 डायग्राम्स है उनमें पुट की है, वो माइनस साइन आपने उधर नहीं डाला, और इसी तरह सर जो राइट साइड पर I1 ओवर N में वैल्यू ली है उधर भी सर नेगेटिव साइन नहीं है, उसकी क्या वजह सर? मैं आपको बताता हूँ।
फॉर द टाइमिंग सिर्फ फोकस करें कि जो सर्किट मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है, ओके। अभी राइट साइड वाले पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसमें तो कोई इशू नहीं, वोल्टेज सोर्स जो हमने लगाया उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो आपने लेफ्ट साइड पे एक करंट सोर्स लगाया है जिसकी आपने वैल्यू रखी है कैपिटल एन I2, इसके साथ एक नेगेटिव का साइन आना चाहिए था, ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है। मैंने बेसिकली अगर इसका नेगेटिव का साइन लगाता तो जो करंट की डायरेक्शन थी मुझे ऊपर से नीचे बनानी चाहिए थी, ओके, क्योंकि ये बेसिकली करंट वही है जो I1 है जो कि मैंने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो कि ऊपर जो मैंने I1 एज्यूम किया है, जो मेरा माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय I2 इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो मैंने ये सिर्फ ये कर दिया कि जो मैंने अपना करंट सोर्स लिया उसकी डायरेक्शन मैंने नीचे से ऊपर कर दिया और इसका साइन मैंने पॉजिटिव रहने दिया, ओके। अगर आप नेगेटिव का साइन लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें यहाँ नेगेटिव एन मल्टीप्लाइड बाय I2, लेकिन फिर जो अंदर आपने एरो लगाया वो ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, ओके। सर हो गया क्लियर। ओके, अब राइट साइड पे आते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया था कि हमने राइट साइड जो मेरा सर्किट था लेफ्ट साइड पे, इस पर राइट साइड पे एक वोल्टेज सोर्स लिया था और लेफ्ट साइड पे एक करंट सोर्स लिया था। व्हाट इफ कि हम ऑपोजिट लेना चाहें, हम लेफ्ट साइड पे एक वोल्टेज सोर्स लेना चाहें और राइट साइड पे एक करंट सोर्स लेना चाहें, ठीक है। येट अगेन अब मैं राइट साइड वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन जो मैं यूज करूंगा मैं वही यूज करूंगा जो मेरे पास सेंटर वाली 4 इक्वेशंस हैं ट्रांसफार्मर की इक्वेशन, जो कि ये बताती हैं कि हमारी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज का प्राइमरी साइड के वोल्टेज से क्या रिलेशन है और हमारे सेकेंडरी साइड के करंट का प्राइमरी साइड के करंट से क्या रिलेशन, ठीक है। अब क्या किया है कि मैंने राइट साइड वाला जो सर्किट है इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है। मुझे पता है कि जो मेरा V1 है वो V2/N है, मैंने वही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऊपर से नीचे और इसकी वैल्यू V2/N ले लिया, ठीक है। और मैं जब राइट साइड पे आया हूँ, ठीक है, अब चूंकि मैंने एक करंट सोर्स बनाना है और ये करंट सोर्स जो है ये I2 की वैल्यू ये होगी I1/N, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव का साइन भी है, तो उस नेगेटिव साइन को मैंने अकोमोडेट ऐसे किया है कि मैंने इस करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट बना दी है उस करंट से जो कि I2 फ्लो कर रहा है, ओके। जी सर। चलो, इसका मतलब है कि ये जो बेसिकली करंट कंट्रोल्ड सोर्स मॉडल्स हैं ये किसी भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मॉडल से। अब आपको इनके बीच में कोई भी इंडक्टर या इंडक्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे एक साइड पे अपना कंट्रोल सोर्स करंट सोर्स बनाएं, दूसरी साइड पे अपना वोल्टेज सोर्स बनाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरफ क्या बनाना है, और आप अपने सर्किट के अननोन पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। यस सर। चलें, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें प्राइमरी साइड पे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है V = 60 cos 5000t वोल्ट, ठीक है। अच्छा, येट अगेन मैंने आपको कहा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है हम I1 और I2 वो हमेशा यही ले रहे होते हैं कि वो डॉटेड साइड से एंटर हो रहा है और अनडॉटेड साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे जो I1 है उसको मैंने I कह दिया है और जो राइट साइड पे I है उसको मैंने करंट है उसको मैंने I2 कह दिया, ठीक है। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट के बीच में जो वाइंडिंग्स है उनकी रेशो 1:3 है, इसका मतलब है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और मेरे पास सेकेंडरी साइड पे एक 90 ओम की रेजिस्टेंस भी लगी हुई है जिसमें से करंट गुजरा है IR, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी साइड को एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया हुआ जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, और इस 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में से भी कोई ना कोई करंट गुजरा होगा जिसको मैंने वैल्यू IC कह दिया, ओके। हेलो, यस सर। यस। मुझे पता है मुझे वोल्टेज की वैल्यू दी है वो है 60 cos 5000t। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि मैं 60 cos 5000t को फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये क्या बने। जी जी सर नीचे दोनों कनेक्ट किए हुए वायर्स हैं। बेसिकली फॉर द टाइमिंग मैं ये चाहूंगा कि आप नीचे वाले सर्किट पे उस जो कनेक्शन है इस पे ज़रा ध्यान ना दें, ये सॉर्ट ऑफ इसको चीज़ों को कंफ्यूज ही कर रहा है, लेकिन बेसिकली आपके एक्चुअली दोनों साइड्स के जो सर्किट्स होते हैं उन्हें आपने किसी न किसी चीज़ से ग्राउंड जरूर करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस ग्राउंडिंग को शो करने के लिए ही है, ये जो नीचे वाली जो कनेक्शन है ये बेसिकली आपकी करंट कैलकुलेशन में या वोल्टेज कैलकुलेशन में बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करे तो आप इसको रिमूव कर दें फॉर द टाइमिंग, ओके। ओके। अच्छा, अब हमने देख लिया कि चूंकि जो रेशो है वो 1:3 है, इसका मतलब एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सबसे पहले क्या काम करता है कि वो आपकी जो वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर देता है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इस केस में N2/N1 जो है वो कैपिटल N मेरे पास 3 है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट अवे जो सबसे पहले अननोन पैरामीटर हम निकाल सकते हैं वो हम V2 निकाल सकते हैं, ओके। सो V2 की वैल्यू होगी कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय V1, ठीक है। और इसके लिए मैंने V1 जो है जो कि मेरे पास गिवन भी है एग्जांपल में, ठीक है, उसको मैंने फेजर फॉर्म में लिख दिया, वो बेसिकली 60 ∠0 है क्योंकि आपके पास कोई भी फेज नहीं है।
एक सेकंड बच्चों, मुझे होल्ड करें आप जरा। ओके जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक सेकंड है मुझे बस, फिर हम अपनी एग्जांपल को दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, वापस आते हैं इसी, और मेरी स्क्रीन भी सबको शो हो रही है, राइट? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले जो अननोन पैरामीटर जो हम Yes, आराम से sir. फाइंड कर सकते हैं वो हमारा V2 है। हमें पता है कि V2 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो जो भी मेरी टर्न रेशो है उसको मैं V1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास V2 बन जाएगा। मैंने ये जो अपना V1 है उसको 60 cos 5000t है, उसको मैंने फेजर फॉर्म में लिख लिया, चूंकि फेज एंगल 0 है तो मैंने 60 एंगल 0 कर दिया, और 60 एंगल 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 एंगल 0 बन गया, ये मेरे पास V2 बन गया। ओके यस सर। ओके, चलें यहाँ तक तो हर चीज़ क्लियर है। अब आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास I2 है, अगर आप देखें कि I2 बेसिकली वो IC माइनस IR है, मतलब इस सर्किट में कोई करंट IC फ्लो कर रहा है, वो IC की डायरेक्शन मैंने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ ली है फॉर द टाइमिंग, ठीक है। उस IC में से एक कंपोनेंट IR में फ्लो कर रहा है जो कि रजिस्टर 90 ओम के रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, और एक उसका कंपोनेंट है जो कि I2 बेसिकली सेकेंडरी साइड का करंट है I2, ठीक है। ये मैंने ऊपर इक्वेशन लिया है, I2 इज इक्वल टू IC माइनस IR, ठीक है। और इसमें से मैं अब IR स्टेट में निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे सर्किट में चूंकि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें किसी भी जगह पे आइडियल ट्रांसफार्मर पे किसी भी जगह करंट डिसिपेट नहीं हो रहा होता अपार्ट फ्रॉम के आपने जहाँ रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितनी पावर लेफ्ट साइड से प्राइमरी साइड से आ रही है वो सारी की सारी पावर सेकेंडरी साइड में पहुंच रही है, और वो सारी की सारी जो पावर है वो 90 ओम के रजिस्टर पे अवेलेबल है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज V2 है वो एज इट इज 90 ओम वोल्टेज के 90 ओम के रजिस्टर के क्रॉस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो IR निकालने के लिए जो V2 है उसको मैं 90 से डिवाइड कर लेता हूँ। 180 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 2 एंगल 0 एम्पियर, ये मेरे पास IR आ गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक IR तक? यस सर। ओके अच्छा, उसके बाद एक दूसरा अननोन फाइंड करना है IC, जो कि वो करंट है जो कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हमने इसकी जो डायरेक्शन लिया है वो लेफ्ट से राइट ही है। इसका मतलब है कि जो IC है वो बेसिकली V1 डिवाइडेड माइनस V2 डिवाइडेड बाय जो इस कैपेसिटर की इंपेडेंस है, ठीक है। V1 बेसिकली मेरे पास वोल्टेज है प्राइमरी साइड पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और V2 मेरे पास सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। बेसिक कन्वेंशन को लेके इस IC की मैंने इक्वेशन लिखी है, IC इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर XC, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले हमने V2 निकाला है कि V2 इज इक्वल टू बेसिकली 3 टाइम्स V1, मैंने वो V1 माइनस 3V1 ओवर XC कर दिया। अच्छा, अब जो कि XC जो है मेरे पास इंपिडेंस है कैपेसिटेंस की, तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी, और मुझे पता है कि ये होती है 1 ओवर j ओमेगा C। मैं ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी इस सर्किट में? इस सर्किट में ओमेगा की वैल्यू मिलेगी कि मेरे पास V की वैल्यू थी 60 cos 5000t, ये बेसिकली 5000 ओमेगा ही है, ठीक है। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू ले लेता हूँ, मैं इसको J से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको C से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 10 माइक्रोफैरड है। फिर J को ऊपर ले जाना हो तो आप साइन चेंज कर देते हैं, तो मेरे पास बेसिकली कैपेसिटर की जो इम्पिडेंस है वो -20 j ओम आई है, ठीक है। और ये लेने के बाद मैं इसको वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, V1 माइनस 3V1 ओवर XC, तो दिस वुड बी -2V1 ओवर XC। इनको आप सॉल्व करें तो मेरे पास IC जो करंट कैपेसिटर में से गुजरा है वो निकल आया है -6 j एम्पेयर। आप सबके पास भी यही वैल्यू निकली है? हेलो, सर ये सही है 1 ओवर ये IC दोबारा रिपीट कर दें। IR से IC से? IC से। IC से, ठीक है। अच्छा, इस पिछले सर्किट में आए, मैंने जो बेसिकली IC की जो डायरेक्शन रिज्यूम की हुई है वो आप सर्किट में देख भी सकते हैं, वो लेफ्ट टू राइट साइड है, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट साइड पे जो टर्मिनल है वहाँ पे जो वोल्टेज शो हो रहा है वो V1 है, ठीक है, जो कि आपकी
ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे वोल्टेज होता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और जो राइट साइड पे जो टर्मिनल है जहाँ वो टर्मिनेट हो रहा है वहाँ बेसिकली V2 वोल्टेज है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, मैंने यही चीज लिखी है यहाँ पे। ठीक है, कि IC जो है वो V1 माइनस V2 ओवर XC होगा। ठीक है, मुझे पता है जो मेरा V2 है वो बेसिकली 3 टाइम्स V1 है, क्योंकि टर्न रेशो 3 है, तो मैंने V1 माइनस 3V1 कर दिया है, और इनको प्लस माइनस करूंगा तो माइनस 2V1 बन जाएगा। लेकिन IC निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसे उस इम्पिडेंस से जो कि कैपेसिटर ऑफर कर रहा है इस सर्किट में, और इस इम्पिडेंस को निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, हमने लास्ट टाइम देखा भी था फेजर के केस में, ये 1/j ओमेगा C होता है। ठीक है, आपकी जो इम्पिडेंस होती है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही होती है। ओके, आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करें, आपके पास डिनोमिनेटर में J है, J को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने वही सारा कुछ करके जो मेरे पास इंपिडेंस की वैल्यू आई है कैपेसिटेंस की वो -20 J ओहम आई है। ओके, और जब मेरे पास ये इंपिडेंस की वैल्यू आ गई है तो मैंने इसे -120 एंगल 0 से नीचे डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास IC की वैल्यू आ गई -6 J एम्पेयर। आप अपने पास कैलकुलेटर में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वाकई ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, ओके सर। किसी और को तो नहीं इसको लेके कोई क्वेश्चन या कोई भी एम्बिग्युइटी अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सही है, माइनस ऊपर भी 120 के साथ है, नीचे 20 के साथ है, तो आंसर में माइनस कैसे आएगा? बेसिकली इस माइनस माइनस को काट दें, लेकिन मसला डिनोमिनेटर आपके पास एक J भी है, ऐसा ही है, वो J जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ओके सर, माइनस आ जाए। माइनस आ गया। ओके, चलें यहाँ तक तो क्लियर, हमने IR भी निकाल लिया, हमने IC भी निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद हम वही काम करते हैं जो अभी कुछ देर पहले हमने किया था। हमने बेसिकली अपने ट्रांसफार्मर को उसके जो कंट्रोल्ड सोर्स मॉडल हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा नया काम नहीं किया, वही काम किया जो अब तक हमने पढ़ा था। मैंने लेफ्ट साइड पे जो वाइंडिंग थी उसकी जगह मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू 3I2 है, और राइट साइड पे जो वाइंडिंग थी मैंने उनकी जगह एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू 3V1 है। फाइन, कोई इशू तो नहीं इसको लेके किसी को? नो सर। चलो ओके। अच्छा, अब बेसिकली मुझे पता है कि हमने इस सर्किट में अपना IC भी निकाल लिया हुआ है और IR भी निकाल लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो लेफ्ट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो -3I2 जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें अगर आप I को ऐड कर दें तो बेसिकली ये दोनों करंट ऐड होके आपका IC बन रहा है। ऐसा ही है एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने करंट की डायरेक्शन लगाई है, राइट, कि -3I2 लेफ्ट साइड पे प्लस I इक्वल टू IC। फाइन, अरे बच्चों आप लोग जाग रहे हैं कि सो गए हैं? सर ये रिपीट करेंगे जरा? जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ अभी जो ऊपर मैंने ये जो नया सर्किट बनाया, नया तो नहीं है, मैंने पिछले सर्किट को ही सॉर्ट ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्सेज लगाए हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखें जो IC है मेरे पास, जो मैंने उसकी डायरेक्शन लिया फॉर टाइमिंग, अगर सिर्फ हम डायरेक्शन को देखें तो IC हमें ये बता रहा है कि IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I एंड 3I2। फाइन, ये IC शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ I प्लस 3I2। ओके, एटलीस्ट ऑन द बेसिस जो हमने डायरेक्शन लगाई है अपने एज्यूम करंट की। ठीक है, हेलो, सर आप आई जो है वो I+3I2 के इक्वल होना चाहिए या हाँ, IC+3I2? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ IC जो है वो होना चाहिए बराबर I प्लस 3I2 के। ऐसा ही है ना ओके सर्किट, सर, यस ये दिखाई यस दे रहा है हमें। बिल्कुल, यस। इसी क्वेश्चन को लेके IC 3I2 को दूसरी तरफ ले जाएं, I को दूसरी तरफ ले जाएं, तो वो पहली क्वेश्चन बनती है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, I इज इक्वल टू IC माइनस 3I2। ओके, ओके ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को लेके मैं जो I2 है, ठीक है, हाँ, I2 जो कि राइट साइड वाला करंट था जिसको हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था कि वो IC माइनस IR है। ठीक है, उसकी मैं वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं कुछ थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनती है वो बनती है कि I इज इक्वल टू -2IC प्लस 3IR। ठीक है, IC की वैल्यू भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है और IR की वैल्यू भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। आई नो कि वो दोनों फेजर फॉर्म्स में है, मतलब कॉम्प्लेक्स करंट्स हैं, उनको प्लस करते हैं आप कैलकुलेटर पे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 13.41 एंगल 64 एम्पेयर, और ये I की वैल्यू है वो I जो बेसिकली 60 एंगल 0 के वोल्टेज सोर्स से मतलब प्रोड्यूस हो रहा है और पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, ओके सर।
अच्छा, उसके बाद मैं एक आखिरी काम करता हूँ। बेसिकली जो मेरी सोर्स साइड है, जो मेरी लेफ्ट साइड है, मैं उस पे एक इंपीडेंस भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास लेफ्ट साइड में मेरा वोल्टेज भी मौजूद है, मेरा करंट भी मौजूद है। मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे इंपीडेंस जी मिल जाएगी, ठीक है। और उस जी की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो 1.96 माइनस 4J है। मैंने सिंपल ये किया कि जो मेरा लेफ्ट साइड वाला वोल्टेज है उसको लेफ्ट साइड वाले करंट से डिवाइड किया, ठीक है। वही वोल्टेज जो 60 ∠0 है उसको मैंने डिवाइड कर दिया आई के साथ, ठीक है। अच्छा, और ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मैं ये मालूम कर सकूं कि मेरे पास जो मेरा 60 ∠0 का वोल्टेज सोर्स है वो पावर कितनी डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो एक z है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैंने इसके क्रॉस पावर फाइंड करनी है तो उसका तरीका मैं मालूम है कि वो हाफ आर आई स्क्वायर होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास इसमें एक रियल पार्ट भी है तो हमेशा पावर हमेशा रियल पार्ट की ही होती है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहते हैं उसको इसमें से 1.96 जो कि 2 के बराबर है, ऑलमोस्ट मैंने 2 लिया। 180 जो कि उसका जो करंट था उसका सम था, मतलब उसका स्क्वायर 180 आया, उसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 180 वॉट बनी है, ठीक है। और एक चीज चेक करने के लिए कि जो मेरे पास राइट साइड पे मेरे पास 90 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी पावर डिसिपेट कर रही है, मैंने वहां पे भी यही काम किया है। मैंने उसकी पावर डिसिपेट करने के लिए उस पर से वो हाफ आई स्क्वायर आर का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में जो आई होगा वो आई आर होगा, आई आर की वैल्यू है, मैंने उसका स्क्वायर लिया, मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये जो अभी मेरे पास 180 वॉट ही निकला है। तो ये सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए था कि मेरे पास जो सोर्स जितनी पावर मुझे डिलीवर कर रहा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, वो सारी की सारी पावर जो है वो मेरे पास रेजिस्टेंस पे अवेलेबल है, वहाँ डिसिपेट हो रही है, ठीक है। कोई भी पावर मेरे ट्रांसफार्मर ने कंज्यूम नहीं की और कोई भी पावर जो है वो मेरे कैपेसिटर ने कंज्यूम नहीं की, ओके। यस सर। चलें अब आगे चलते हैं। और ये आज का समवट आखिरी आर्टिकल है। इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बेसिकली इसका नाम है रेफर्ड नेटवर्क्स, ठीक है। रेफर्ड नेटवर्क्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने अपने रियल ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर को कहाँ यूज़ करना है और ट्रांसफार्मर का वहाँ पे क्या फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मुझे इसे कंसंट्रेशन दे दें अगले सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, फिर ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये रेफर्ड नेटवर्क्स यूजुअली यूज़ होते हैं जब हम अपने ट्रांसफार्मर को किसी प्रैक्टिकल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका काम ही ये है कि वो प्राइमरी साइड की जो पावर है वो सेकेंडरी साइड की में डिलीवर कर देगा, ठीक है। आपके पास प्राइमरी साइड पे कोई एसी सोर्स होता है, वो मैंने रेड कलर से लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है। और आपके पास राइट साइड पे कोई लोड होता है और उस लोड को जिसका पावर डिलीवर कर रहा है वो मैंने राइट साइड पे रेड कलर से शो किया हुआ है। सबको दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. यस सर। Yes. Okay, ठीक है। अच्छा, usually the most common type of transformer circuit has a structure where ideal transformer serves as an interface between a AC source and a load, ठीक है। आपका एक AC सोर्स है, आपका एक लोड है, उनके बीच में जो इंटरफेस है वो आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि हम बाय डिफॉल्ट जो है वो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं अगर डॉट ऊपर लगे हुए हैं। इस केस में मैंने जो I2 है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है, सिर्फ ये बताने के लिए। और साथ मैंने लिख भी दिया कि आई आउट जो है इस केस में, जो कि पहले मेरे पास ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, अब वो ऊपर नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर रहा, अगर वो लोड में से फ्लो कर रहा है तो उसकी वैल्यू I2 के बराबर ही होगी, लेकिन साइन नेगेटिव होगा, ओके। तो एटलीस्ट जो टॉप हाफ ऑफ द स्लाइड है ये वाली वो क्लियर होनी चाहिए सबको, फाइन। रिपीट कर दे। जी मैडम, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हमने इससे पहले जो ट्रांसफार्मर सर्किट देखा था उसमें हमने देखा था कि जो I1 है वो भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा होता है, मतलब डॉट से एंटर हो रहा होता है और अनडॉटेड साइड से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। और I2 भी मेरे पास डॉटेड साइड से एंटर हो रहा होता है और अनडॉटेड साइड से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। लेकिन मतलब इस केस में हम एक ऐसा करंट भी में भी इंटरेस्टेड है जो हमारे लोड में से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैं आई आउट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ हो, मैंने उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ कर दी है। मतलब उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है I2 से जो हम इससे पहले ले रहे थे, ठीक है। वैल्यू उसकी सेम है और वही चीज मैंने लिख भी दी है कि आई आउट इस केस में बिल्कुल I2 के बराबर है लेकिन साइन ऑपोजिट है, ओके, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यूजुअली हम I2 को ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं आई आउट की निस्बत, फाइन। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि सिंस एनी एसी नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स थेवेनिन मॉडल एंड एनी पैसिव लोड नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं कि हमें पता है कि जो मेरे पास एसी सोर्स है, अगर मैंने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लेना है तो मुझे पता है कि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है, साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको मैं ZS का नाम दे देता हूँ, ओके, ठीक है। और अगर मैंने लोड की साइड पे भी यही काम करना है तो मुझे पता है कि लोड पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगा होगा, ठीक है।
और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली एक ZS है जो कि मैं फॉर द टाइमिंग अज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, अभी मैं निकालूंगा। VS जो मेरे पास AC सोर्स है, ठीक है। और बाकी सारी जो क्वेश्चंस हैं वोल्टेज करंट की वो वही हैं जो सबसे पहले मैंने निकाली हुई थी, ठीक है। मुझे पता है जो V in है या V1 है वो V2/N होता है, ठीक है। जो मेरा V2 इस केस में V out है वो बेसिकली कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय V in होता है। जो मेरे पास I1 था वो इस केस में I in है, इसकी वैल्यू N मल्टीप्लाइड बाय I out है जो कि I2 होता था। और जो मेरे पास I out है बेसिकली वो I in डिवाइडेड बाय कैपिटल N नेगेटिव साइन के साथ होता रहा, लेकिन चूंकि मैंने I out की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ली हुई है I2 से, तो अब मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ओके, तो जो नीचे वाला सर्किट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सबको क्लियर हो गया वो? यस सर। ओके, चलें अभी आप कुछ देर में देखेंगे कि ये करने से हमें फायदा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ कि ये वाला जो नीचे वाला सर्किट है इसमें जो बेसिकली 4 इक्वेशंस है ना, मैंने इक्वेशंस को यूज करते हुए समवट V का रिलेशन निकालूंगा V in I in के साथ, और फिर ZS का रिलेशन निकालूंगा V out I out के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे पता है कि जो I out है मेरे पास, इस पिछले सर्किट को देखें, ठीक है। I out वो करंट है जो Z में से फ्लो कर रहा है, और V out वो वोल्टेज है जो Z के क्रॉस अपीयर हो रही है राइट साइड वाले सर्किट में, ठीक है। अच्छा, I out इज इक्वल टू V out ओवर Z, और V out की जो वैल्यू है वो N मल्टीप्लाइड बाय V in होती है, मैंने वो लिख दी है। सो I in जो है वो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय I2 है, ठीक है। और I out की वैल्यू जो क्वेश्चन 1 में है उसको मैं क्वेश्चन 2 में पुट कर देता हूँ। I out की वैल्यू है N मल्टीप्लाइड बाय V in ओवर Z, ठीक है। और इसको जब मैं क्वेश्चन 2 में पुट करता हूँ तो ये बनेगा I in इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय V in ओवर Z, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय N, ठीक है। N को मल्टीप्लाई करेंगे N स्क्वायर बनेगा, तो I in की वैल्यू आपके पास बनती है N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V in ओवर Z। और अगर आपने कोई Z in कैलकुलेट करना है जो कि फिलहाल नहीं गिवन, तो Z in के लिए आप क्या करेंगे V in ओवर I n। मैंने V in I n की वैल्यू ऊपर वाली क्वेश्चन में उसको थोड़ा मैंने ऊपर नीचे शिफ्ट किया, तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है Z ओवर N स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें क्या बताता है, इसे हम कहते हैं रेफर्ड लोड इम्पिडेंस। एंड व्हाट दिस क्वेश्चन टेल्स अस दैट इन अ रेफर्ड लोड नेटवर्क ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ Z। अच्छा, अब जो इम्पिडेंस हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, इम्पिडेंस में हमारे पास R भी होता है, हमारे पास L भी होता है, हमारे पास C भी होता है, वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो N स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारे पास सर्किट बनेगा जो हमने किया है वो बेसिकली इस तरह का बनेगा, जो सबसे ऊपर वाला सर्किट है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर की लेफ्ट साइड पे जितना भी सर्किट था उसमें से मैंने इंडक्टर को बाहर निकाल दिया है, इंडक्टेंस को, और इंडक्टेंस को निकाल के जो सर्किट बना है, जब आप उसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो वो ये बना है कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है VS, आपके साथ सीरीज में एक स्मॉल नेग्लिजिबल ZS लगा हुआ है इंपेडेंस जो सोर्स इंपेडेंस है, ठीक है। आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो I in नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे I in होता है। आपके पास जो आगे वोल्टेज अपीयर हो रही है वो V in है, उसकी वैल्यू हमें पता है V out ओवर N। और फाइनली जो थेवेनिन या जो आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो अभी आपने कैलकुलेट की है इस केस में, जो एक्चुअली इस सर्किट को शो हो रही होगी सेकेंडरी साइड पे, उसकी वैल्यू Z ओवर N स्क्वायर है जो कि हमने पिछली वाली इक्वेशन में से निकाली है, Z in, ऐसा ही है, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये एक सर्किट हमारे पास बना है, अल्टरनेटिव सर्किट, जिसे हम रेफर्ड लोड नेटवर्क कह रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक क्या कर रहा है कि आपके जो ट्रांसफार्मर सर्किट था उसमें से ट्रांसफार्मर वाले पार्ट को बाहर निकाल रहा है, और आपको ये बता रहे हैं कि जो आपकी इनपुट वोल्टेज है VS वो आपकी Z जो कि आपके पास लोड रेजिस्टेंस थी, अगर आप ओरिजिनल सर्किट में देखें जो कैपिटल Z थी वो बेसिकली लोड रेजिस्टेंस थी, एक्सट्रीम राइट पे लगी हुई थी आपकी सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। उसका आपके इस सर्किट के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अगर आप बीच में से ट्रांसफार्मर को निकाल दें तो फिर अगर आपने जो Z को आपने इस सर्किट को कनेक्ट करना है तो Z नहीं कनेक्ट होगा, Z डिवाइडेड बाय N स्क्वायर कनेक्ट होगा। इसका मतलब कि Z के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बेशक वो रेजिस्टर हो, बेशक वो कैपेसिटर हो, बेशक वो इंडक्टर हो, वो सब के सब N स्क्वायर से डिवाइड होंगे, और N स्क्वायर बेसिकली हमारे पास कॉइल रेशियो है, ओके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सॉर्ट ऑफ रेफर्ड लोड नेटवर्क की, अभी एक बेसिकली रेफर्ड सोर्स नेटवर्क भी आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास सर्किट को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। जैसे अबव सर्किट डज नॉट कंटेन अ ट्रांसफार्मर एंड वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। अब ये सिंपल सर्किट बन गया है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है VS, आपके पास दो इंपिडेंसेस हैं, एक ZS है, एक Z ओवर N स्क्वायर है। आपको पता है कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो IN है, और जो Z ओवर N स्क्वायर वाला पार्ट है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V in है। आपके पास अननोन करंट मौजूद है, वोल्टेज मौजूद है, इंपिडेंस की वैल्यूज मौजूद है, आप इस सर्किट में से काफी सारे अननोन चीजें फाइंड कर सकते हैं, ओके। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो सर रिपीट कर दें। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओके। अच्छा, ये किधर गया, ये जो बेसिकली बॉटम सर्किट है
ये एक ट्रांसफार्मर का सर्किट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है कि इसमें छोटी सी चीज़ ऐड किया है। मुझे पता है कि जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसके साथ हमेशा सीरीज में कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगी होती है। आप उसके साथ कभी भी बगैर सीरीज में लगाए हुए उसके साथ वोल्टेज सोर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने VS के साथ एक नेग्लिजिबल इंपेडेंस की ZS खुद अटैच कर दी है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो ट्रांसफार्मर सर्किट है वो एक्जैक्टली वही है जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड पे एक प्राइमरी वाइंडिंग है जो आपको मतलब जो आपको वोल्टेज VS है, इस VS को आप मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिर आप इस V2 को किसी इंपेडेंस Z या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिलीवर करें किसी भी काम के लिए, ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्किट है इसमें से समवट ये जो बीच वाला ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है इसको मैं गायब कर दूं और मैं समवट अपने सर्किट को लेफ्ट साइड से देखूं तो वो किस तरह का दिखता है और राइट साइड देखूं तो वो किस तरह का दिखता है, ओके। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने Z की जो एक्सप्रेशन है, Z के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है या Z के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसको I in और V in के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो वही जो क्वेश्चन है उनकी बेसिस पे मैं I in और Z का रिलेशन और V in और Z का रिलेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये जो 1 और 2 क्वेश्चन है इनके वैल्यू पुट करके और फाइनली जो मेरे पास V in ओवर I in की एक्सप्रेशन बनती है वो Z ओवर N स्क्वायर बनती है, ठीक है। ये वही V in वो वोल्टेज है आपके पास बेसिकली जो सेकेंडरी साइड पे V in और I in वो करंट है जो सेकेंडरी साइड का करंट है। मतलब V1 और I1 की रिलेशन मैं निकालता हूँ Z के साथ, ठीक है। मैंने वो निकाल लिया। V in ओवर I in की वैल्यू बनती है Z ओवर N स्क्वायर, ठीक है। और इस Z ओवर N स्क्वायर को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, Z in नाम दे देता हूँ, बेशक इसको मैं कोई नाम ना भी दूं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो इंपिडेंस है या वो रेजिस्टेंस है जो इनपुट सर्किट को शो हो रही है प्राइमरी साइड पे सेकेंडरी की तरफ देखते हुए, ठीक है। ये देखें किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो सेकेंडरी सर्किट है, ऊपर मैंने सेकेंडरी सर्किट ही प्लॉट किया है, लेकिन जो मैंने 2 डॉट्स लगाए हैं जहाँ से सर्किट आगे कनेक्ट हो रहा है, आगे वो Z ओवर N स्क्वायर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी साइड पे देखें और ट्रांसफार्मर को बिल्कुल बाहर निकाल दें तो आपका जो सेकेंडरी सर्किट है वो आपके Z लोड से कनेक्टेड नहीं होता, वो बेसिकली आपके Z ओवर N स्क्वायर लोड से कनेक्टेड होता है। तो ये फर्क क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि जो आपका Z लोड है उसके अंदर जितने भी चीजें हैं, बेशक वो रेजिस्टेंस हो, बेशक वो कैपेसिटर हो, बेशक वो इंडक्टर हो, आप उन सबको N स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो अब आपकी वो वैल्यू बन गई है जो आपकी सेकेंडरी साइड से शो हो रही है, ओके। इसे हम कहते हैं रेफर्ड लोड नेटवर्क। और अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सर्किट में ट्रांसफार्मर गायब हो गया, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, above circuit does not contain a transformer and we can solve this using conventional method, जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, ओके। यस सर, ओके सर। चलें, अब ये काम तो हमने किया था बेसिकली सेकेंडरी साइड से देखते हुए। हम इसका समवट एनालॉगस काम प्राइमरी साइड से ऑपोजिट साइड से देखते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम VS और ZS की जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकालेंगे इन टर्म ऑफ I out और V out, ठीक है। मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल सर्किट को देखें तो V in जो है बेसिकली वो हाँ VS माइनस VS है। आपके पास कोई भी सोर्स वोल्टेज है, अगर इसी स्लाइड में आप सबसे बॉटम वाले सर्किट को देखें, ठीक है। मेरे पास सोर्स वोल्टेज है VS, ये एक वोल्टेज डिलीवर कर रहा है आपके सर्किट को, उसका कुछ पार्ट आपके VN पे अक्रॉस अपीयर हो रहा है और आपका कुछ पार्ट आपके ZS के क्रॉस अपीयर हो रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये पहली एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ZS के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी कि ZS जो इंपीडेंस है उसको उस करंट से मल्टीप्लाई करें जो उसमें से फ्लो हो रहा है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IN है, ठीक है। तो जो V जो मतलब जो ZS के क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो, मैं उसे VS नहीं कह सकता क्योंकि VS एक दूसरा वोल्टेज है मेरे पास ऑलरेडी। तो जो ZS के क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगी IN जो कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ZS जो कि उसकी अपनी इंपीडेंस है। और यही काम एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन है उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि V in is equal to VS minus ZS multiplied by IN, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि IN का एक रिलेशन है I out के साथ कि N multiplied by I out, मैंने IN की जगह N डॉट I out की वैल्यू पुट कर दी है। और फिर मुझे ये भी पता है कि मेरे पास V out का जो रिलेशन है VN के साथ वो N डॉट V in है। और फाइनली जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसको मैं थर्ड में पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनती है वो ये बनती है V out इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय VS माइनस VS इंटू N I out। मैं इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करता जाता हूँ, तो मेरे पास जो V out की एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है V out इज इक्वल टू N VS माइनस ZS N स्क्वायर इंटू I out, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जो अब हमने ये वाला जो सारा काम किया है ये हमने सेकेंडरी साइड से किया है, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड पे आपका लोड लगा हुआ है Z, ठीक है। अब इस लोड Z को कौन कौन सी वोल्टेज शो हो रही हैं, अगर आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन देखें जो हमने ऊपर प्लॉट किया, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। इसमें एक V आउट वोल्टेज है, V आउट वोल्टेज वो है जो आपकी इंपीडेंस Z के क्रॉस शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये बराबर है उस चीज के
कि आपके पास एक वोल्टेज है NVS, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और इसमें से अगर आप ZSN² I आउट वाली वोल्टेज निकाल दें तो अब ये वो वोल्टेज है जो V आउट है, ठीक है। और मैंने ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है, मैंने उसी को समवट सर्कुलर सर्किट की फॉर्म में शो किया आपके साथ, ठीक है, कि V आउट वो वोल्टेज जो Z इंपीडेंस से क्रॉस हो रही है, और ये वोल्टेज बराबर है डिफरेंस ऑफ NVS, जो कि मेरे पास सोर्स वोल्टेज ले लिया मैंने, अब कुछ भी, माइनस वो वोल्टेज जो N² ZS के इंपीडेंस के क्रॉस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो सारी चीजें जो कि आप राइट साइड से देख रहे हैं, तो आपके पास V आउट और I आउट की फॉर्म में बात होगी सारी। हमें I आउट की एक्सप्रेशन पता है कि I आउट वो करंट है जो इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है, और V आउट वो वोल्टेज है जो आपके लोड के क्रॉस अपीयर हो रही है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम कहते हैं रेफर्ड सोर्स नेटवर्क, ठीक है। ये दो तरह के सोर्स नेटवर्क होते हैं, दो तरह के रेफर्ड नेटवर्क होते हैं, एक लोड नेटवर्क, एक सोर्स नेटवर्क, ठीक है। आप किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर को इन दोनों सोर्स नेटवर्क्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस जो अभी हमने रेजिस्टेंसेस फाइंड किए, जो वोल्टेजेस फाइंड किए, उनकी वैल्यूज वहां पुट करनी पड़ेंगी, और फिर जो आपके अननोन पैरामीटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्स नेटवर्क्स, दोनों लेते हुए या दोनों में से कोई एक लेते हुए आप अपनी अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके सर। ओके अच्छा अच्छा, अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये मुझे क्या बता रही है, ठीक है। इट टेल्स अस दैट ऑल द वोल्टेजेस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। अगर आप बिल्कुल V आउट की एक्सप्रेशन देखें तो आपके पास Vs जो है वो भी n से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो आपके ऊपर एक आपने इंपीडेंस वाला फैक्टर लगाया था N² ZS, ठीक है, N² ZS NZS, वो भी आपके एक n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ऑल Z विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n², आपके पास जो इंपीडेंस है वो n² से मल्टीप्लाई हो रही है, आपके पास जो Vs है वो n से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और लास्टली, ऑल करंट विल बी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये मैंने किस तरह किया है कि ये जो सर्किट मैंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने इसमें से देखना हो कि मेरे पास जो शॉर्ट सर्किट जो इंपीडेंस है उसमें से करंट कितना फ्लो का हो रहा है, तो हम थेवेनिन के केस में ये करते थे कि जो हमारी इंपीडेंस थी उसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिया करते थे, और फिर हम देखते थे कि यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने देखना हो कि मुझे इंपीडेंस Z लगी है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये बराबर है जो मेरे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे अल्टरनेटिंग, और डिवाइड कर दूं जो सर्किट की इंपीडेंस है, इस वक्त सर्किट की इंपीडेंस N² ZS है, तो मैंने वही किया कि जो मेरा वोल्टेज सोर्स है वो NVS है, और जो मेरे पास इसकी इंपीडेंस है वो N² ZS है, VS ओवर ZS जो होगी वो IS होगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/IN से। इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी वोल्टेजेस हैं रेफर्ड सोर्स नेटवर्क के केस में, वो सारी वोल्टेजेस n से मल्टीप्लाई होंगी, आपकी जितनी भी इंपीडेंसेस हैं वो सबके सब N² से मल्टीप्लाई होंगी, और आपके जितने भी करंट हैं वो सबके सब n से डिवाइड होंगे। ओके, आई अज्यूम कि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। हम अपने अपने ट्रांसफार्मर सर्किट को दो सर्किट्स में डिवाइड कर लिया है, हमने उसमें से ट्रांसफार्मर वाला पार्ट बाहर निकाल दिया है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम सोर्स सर्किट को देखें विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो किस तरह का दिखेगा, वो हमें इस तरह का शो होगा जो मैंने ऊपर प्लॉट किया हुआ है। और फिर मैंने देखना था कि हम अगर अपने लोड नेटवर्क को देखें विद रिस्पेक्ट टू Z, तो वो किस तरह का शो होगा, तो वो इस तरह का शो होगा जिस तरह मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं अपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई भी, जैसे अगर आपको कोई भी आपने अगर अननोन चीज फाइंड करनी है, ठीक है, इसका फायदा होगा इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का कि अब जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है वो बीच में से खत्म हो गया। हमने जो उसके प्राइमरी पार्ट थी उसकी इसको एक सोर्स रेफर्ड नेटवर्क से मॉडल कर लिया, और जो सेकेंडरी साइड है उसको हमने लोड रेफर्ड नेटवर्क से मॉडल कर लिया। ओके, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमने मॉडलिंग की है ये हमने प्राइमरीली इसी सर्किट को लेके किया जो हमने ऊपर प्लॉट किया था, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड में एक AC सोर्स लगा हुआ है और राइट साइड में एक लोड लगा हुआ है जिसको हम कोई भी पावर या कोई भी एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सोर्स मॉडलिंग है ये आप आइडियल ट्रांसफार्मर जिसके साथ आपने कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ उसके लिए नहीं करेंगे, ओके। लेकिन हमने ये किया क्योंकि हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रांसफार्मर को यूज ही इस काम के लिए करते हैं कि हम कोई AC सोर्स लगा देते हैं और उस AC सोर्स से हम जो एनर्जी है वो मतलब लोड को डिलीवर करते हैं, और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो बीच में एज ए इंटरफेस काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रेफर्ड नेटवर्क की ट्रांसफॉर्मेशन है सोर्स मॉडलिंग की, ये आपके बहुत काम आएगी आपको कोई भी मुश्किल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आज मैं लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इसको लेके कोई एक अच्छे से एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैंने दो मॉडल्स बनाए हैं, एक ये वाला ये जो ऊपर वाला है जो ऊपर सर्किट बना हुआ है रेफर्ड लोड नेटवर्क, और एक जो सेकंड वाला है रेफर्ड सोर्स नेटवर्क, इनका एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें फायदा क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो सारी इक्वेशंस है ये हमें मालूम रहे कि हमने मतलब अगर रेफर्ड लोड नेटवर्क बनाना है
तो जो हम आगे मतलब इम्पीडेंस लगाएंगे वो Z ओवर N स्क्वायर होगी, साथ हमें एक ZS भी लगानी होगी सीरीज में। और अगर हमने रेफर्ड सोर्स नेटवर्क बनाना है तो जो हमारा एक्चुअल लोड Z होगा उसके साथ हमें सीरीज में एक लोड इम्पीडेंस लगानी पड़ेगी N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ZS। ओके, किसी को अगर इससे लेके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कोई क्वेश्चन किसी के पास? हेलो सर मेरा नहीं ख्याल किसी का क्वेश्चन है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके चलें फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा आपकी सीआर को कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, sir.